हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग संविधान की इस श्रृंखला में पढ़ते हैं भाग 15 निर्वाचन आयोग। क्या होता है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, निर्वाचन आयोग की विभिन्न शक्तियां क्या हैं, कौन कौन से चुनाव करवाता है, कौन से नहीं करवाता है, इन सभी बातों पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सब लोग तैयार हो जाइए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाग 15 निर्वाचन आयोग, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक में शामिल है। तो आइए भाग 15 निर्वाचन आयोग, जो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में शामिल है। चलिए आइए समझते हैं। यह जो आपका निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ से एक बात को समझिएगा, अर्थात 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया गया? देखिए, निर्वाचन आयोग का गठन इसलिए किया गया कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, किसी तरीके के पक्षपात नहीं होने चाहिए। मतलब चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र करने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। क्या यह बातें समझ पाए आप लोग? यह बातें आप लोग समझ पाए या नहीं? तो चलिए अब आगे चलते हैं। यह जो आपका निर्वाचन आयोग है, इसलिए बनाया गया था ताकि देश में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव हो सके। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सके। निर्वाचन आयोग यह एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है। यह संवैधानिक निकाय है। क्या इतनी सी बात को आप लोग अच्छे से समझ पाए या नहीं? निर्वाचन आयोग भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में शामिल है। इतनी सी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। बातें समझ में आई? यह जो निर्वाचन आयोग है, यह एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाता है। मतलब किसी भी लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र खतरे में ना रहे। यह बातें समझ में आई? यह जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब यह संविधान में मेंशन किया गया है। इस निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुसार किया गया है, संविधान के अकॉर्डिंग किया गया है। इसलिए यह निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक निकाय है। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पाए? आइए समझते हैं, यह जो आपका राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग किसका निर्वाचन या चुनाव करवाता है। तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, आप ऐसे समझिएगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करवाते हैं? एक राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा के, इसी तरीके से विधानमंडल बोले तो विधानमंडल का मतलब है कि विधानसभा और विधान परिषद। क्या इतनी सी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए या नहीं? देखिए मेरे भाई, अगर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो जितने भी प्रकार के आपके नेता दिखाई दे रहे हैं,
पंचायत और नगर निकाय को छोड़ करके, पंचायत और नगर निकाय के व्यक्ति को छोड़ करके जितने भी नेता आपके दिखाई दे रहे हैं, जैसे जितने भी नेता का मतलब एक तो आपके राष्ट्रपति होंगे और एक उपराष्ट्रपति होंगे, संसद के 2 सदन होंगे, एक लोकसभा होगा एक राज्यसभा होगा, विधान मंडल के 2 सदन होंगे, एक विधानसभा होगी और जहां पे विधान परिषद होगी वो विधान परिषद भी। तो इन समस्त व्यक्तियों का चुनाव या इनका चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। देखिए प्रायः आप लोगों को कंफ्यूजन क्या रहती है, यह कंफ्यूजन रहती है कि जो सेंट्रल लेवल के पदाधिकारी होते हैं उनको राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है और जो राज्य में सीएम है या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं इनको राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन यहाँ से आप एक कंफ्यूजन को दूर करिएगा, ये इतने व्यक्ति के निर्वाचन कौन करवाते हैं? इन इतने व्यक्ति के निर्वाचन राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, जबकि पंचायत और नगर निकाय के निर्वाचन के लिए एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो पंचायत का चुनाव है, जो नगर निकाय का चुनाव है, यह दोनों चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। इनके लिए राज्यों में एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। क्या इतनी सी बात को आप लोग अच्छे से समझ पाए? यदि इतनी सी बात को आप लोग अच्छे से समझ पाए हों तो ये इतना सा मैटर, ये इतने से कंटेंट को आप अच्छे से मेंशन करिए अपनी नोट्स में और आप इसको क्या करें, तैयार रखें। आइए समझते हैं अब राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए जो आपके राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, इस आयोग में पहले एक सदस्य हुआ करते थे। मतलब क्या है कि 1950 से लेकर के 1989 तक निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य हुआ करते थे जिन्हें हम बोलते थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोलते थे। लेकिन बाद में इसमें 2 और सदस्य जोड़ दिए गए, अर्थात वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पाए? 1950 से लेकर के 1989 तक यह जो आपका राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है एक सदस्य हुआ करता था, केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी। लेकिन 1989 के बाद से इस निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होने लगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। मतलब इनकी संख्या कितनी हो गई? अब 3 हो गई। बातें इतनी समझ पाए कि नहीं? देखिए आइए कुछ और बात को समझते हैं। इनकी नियुक्ति, देखिए इनका जो कार्यकाल होता है, सबसे पहले कार्यकाल को समझ लेते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति है मुख्य चुनाव आयुक्त बना 60 वर्ष की उम्र में, तो जब 60 वर्ष की उम्र में बनेगा तो इसका कार्यकाल 65 पे जाकर के समाप्त होगा कि नहीं? इसका मतलब है कि इसका कार्यकाल पहले 65 वर्ष मतलब 5 वर्ष में समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल या तो वो पहले 65 वर्ष कंप्लीट कर लेगा या तो 6 वर्ष। अच्छा, जैसे मान लीजिए इसका कार्यकाल मान लीजिए 59 वर्ष होता तो ये जाकर के 65 में क्या कर जाता? समाप्त हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे इसका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया और 65 वर्ष भी हो गया। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति 58 वर्ष की उम्र में क्या बना? चुनाव आयुक्त बना और जाकर के 58 और 6 64 में रिटायर्ड होगा, तो यहाँ 65 नहीं काउंट हो रहा है, यहाँ पे तो 6 वर्ष काउंट होगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि 58 वर्ष में कोई बनेगा तो 64 में समाप्त हो जाएगा, मतलब पहले 6 वर्ष कंप्लीट होगा। अगर 60 में कोई व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन रहा है तो पहले 65 वर्ष कंप्लीट होगा। मेरे दोस्त, चुनाव आयुक्त या जो मुख्य अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं
इन चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले पूरा होता है वही माना जाता है। क्या इतनी सी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए? अगर यह बात आप लोग अच्छे से समझ पाए हों तो चलिए थोड़ा सा और टॉपिक को आगे की ओर ले चलते हैं। अब आगे क्या समझना है, इनकी नियुक्ति। एक बात को समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 324 कहता है कि चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण ये अनुच्छेद 324 में बताया गया है। लेकिन अनुच्छेद 324 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है? अनुच्छेद 324 का सेकंड क्लॉज कहता है कि यह जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगी। विधि के अधीन होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 324 का सेकंड क्लॉज कहता है कि इस पर विधायिका कोई विधि बनाएगी और उस विधि के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। लेकिन अभी तक विधायिका द्वारा कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया गया है। मतलब क्या है कि अभी जो नियुक्ति का प्रावधान है, अभी जो इनकी नियुक्ति का प्रावधान है, या प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है और राष्ट्रपति द्वारा इनकी क्या हो जाती है? नियुक्ति की जाती है। बात को अच्छे से आपको समझना है। मतलब क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी वो विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगी। लेकिन जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक क्या हुआ था कि ऐसा नहीं हुआ था। मतलब इनकी नियुक्ति के लिए कोई भी नियम, कोई भी विधि इस विधायिका द्वारा नहीं बनाया गया था। तो कैसे होता था? तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सलाह देती थी। किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को नियुक्त कर दी। एक तरीके से आप मेरे भाई समझिएगा कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो कहेंगे वही राष्ट्रपति करेंगे। इसका मतलब है मुख्य चुनाव आयुक्त जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उन सभी की नियुक्ति एक तरीके से भाई देखिए ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन ही तो है नहीं। इसका मतलब यह है कि इन पूरे प्रोसेस को हटाने के लिए 2015 में लोगों ने दायर कर दिया PIL दायर कर दिया, जनहित याचिका दायर की न्यायालय में। जब जनहित याचिका दायर कर दी गई तो अब क्या कर दिया गया? इस कंडीशन में यह बता दिया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट की जब निर्णय आए, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जब तक चुनाव आयुक्त के नियुक्ति की कोई विधि नहीं बनती है तब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल के द्वारा की जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक पैनल मतलब एक समिति बनेगी और समिति में 3 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का क्या होगा? नेता होगा, लोकसभा का विपक्ष का नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। क्या मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ पाए? ना समझ पाए हो तो होल प्रोसेस को फिर से समझिएगा। देखिए अनुच्छेद 324 का सेकंड क्लॉज कहता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि होगी। लेकिन आज तक ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया गया है। इसका मतलब जब विधि का निर्माण नहीं किया गया है तो इनकी नियुक्ति होती कैसे है? अभी तक इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। देखिए इससे क्या होगा भाई, जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इस लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष चुनाव क्या है? निष्पक्ष नहीं, एक तरीके का पक्षपात होगा, मतलब पक्ष लिया जाएगा। कहने का मतलब है एक तरीके से जो चुनाव आयुक्त होंगे वो सरकार के तरीके से ही काम करेंगे या नहीं करेंगे। इससे जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पारदर्शिता पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसीलिए 2015 में लोगों ने PIL दायर किया। क्या दायर किया? PIL दायर किया न्यायालय में। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट के हालिया डिसीजन में क्या कहा गया कि जो अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, जब तक संसद विधि नहीं बनाती है इससे रिलेटेड, तब तक एक समिति बनेगी और उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे।
बातें यहाँ तक समझ में आई या नहीं? क्या मेरे दोस्त ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? देखिए आप लोग, देखिए इस क्लास को आप लोग यहाँ से अच्छे से तैयार कीजिएगा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में जो हालिया डिसीजन है, उस डिसीजन को हम एक बार नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिसीजन को पूरा बाकायदे समझाएंगे। ठीक, तो यह बातें आप लोगों को समझ में आई। लेकिन अभी हाल ही में 2023 में 2023 में एक डिसीजन और आया था, 2023 में एक प्रस्तावित कानून आया, सरकार द्वारा एक प्रस्तावित कानून आया। तो सरकार द्वारा एक जो प्रस्तावित कानून आया, इस प्रस्तावित कानून में क्या कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री रहेंगे उस समिति में, विपक्ष के नेता भी रहेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। देखिए कौन कौन होंगे इसमें, एक पीएम होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे, यहाँ तक तो बात सही थी। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ वाले मैटर से यहाँ पे हटा दिया गया है, और यहाँ पे कैबिनेट मंत्री, मतलब वह कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री क्या करेगा, नामित करेगा। इसका मतलब है एक तरीके से फिर से तो वही हो गया, कहने का मतलब है इसीलिए इनकी क्या हो रही है, बुराई हो रही है, एक तरीके की आलोचना हो रही है। इसी तरीके से इस पे क्या हो रही है, आलोचना हो रही है। मेरे दोस्त, क्या आप लोग बात को अच्छे तरीके से समझ पाए या नहीं? यह बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। देखिए इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। देखिए इस पे चुनाव आयोग की नियुक्ति के संबंध में 2015 से लेकर के 2023 तक के जो भी डिसीजन आए हैं, डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, क्या कहा है, इन सभी बातों को हम एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आप फिलहाल इतना ही समझिएगा। ठीक, आइए समझते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। देखिए निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, शायद आप लोगों को यह इतनी सी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हो। चलिए आगे। निर्वाचन आयोग के कार्य। देखिए निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, ऐसे लिखिएगा, कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्य। देखिए सबसे पहली बात क्या है, मतदाता सूची को तैयार करना, मतदाता सूची को तैयार करना, मतदाता सूची को तैयार करना। दूसरा काम क्या है, राजनीतिक दल को मान्यता देना, राजनीतिक दल को मान्यता देना तथा चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना, चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना, चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना। आगे बात को समझिएगा, आगे और क्या क्या होते हैं, समय पर चुनाव करवाना या समय पर चुनाव की तिथि घोषित करना, चुनाव की तिथि एवं समय सारणी बताना, समय सारणी बताना। आगे आइए कौन से काम होते हैं, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू करना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आई? इसी तरीके से अभी बहुत सारे कार्य हैं। कहने का मतलब यह है कि जो संसद की अयोग्यता है, अगर संसद की अयोग्यता का कोई मामला है तो उसको राष्ट्रपति को सूचित करना, विधानसभा विधान परिषद की कोई अयोग्यता का कोई मामला है तो उसको राज्यपाल को सूचित करना। क्या इतनी सी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए या नहीं? आप बात को एक बार फिर से देख लीजिएगा। मतदाता सूची को तैयार करना, मतदाता सूची में नए लोगों को क्या करना, मतदाता सूची में पंजीकृत करना, राजनीतिक दल को मान्यता देना। मतलब क्या है, राजनीतिक दल का मान्यता देने का मतलब है कौन दल क्षेत्रीय से राष्ट्रीय में आ रहे हैं, मतलब ऐसा होता है कि राजनीतिक दल का क्या करना, मान्यता देना, और उन्हें चुनाव चिन्ह क्या करना, उपलब्ध करवाना। इसी तरीके से जैसे हाल ही में अभी 2024 का इलेक्शन होने वाला है, तो 2024 का इलेक्शन होने वाला है तो यह इलेक्शन कब होगा, उनको समय सीमा तिथि बताना,
समय सारणी तैयार करना, बातें समझ में आ रही। चुनाव क्षेत्रों का क्या करना, परिसीमन करना, बातें समझ में आई, परिसीमन करना। राजनीतिक दलों के लिए जैसे देखिए आप चुनाव आता है तो उसके कुछ दिन पहले, 1 महीने 1.5 महीने पहले आचार संहिता लग जाना, इसका मतलब आचार संहिता को लागू करना कौन किसका काम होता है, निर्वाचन आयोग का। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना और समय पर चुनाव करवाना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष का मतलब है किसी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पाए? निर्वाचन आयोग के कार्य आप लोग समझ पाए या नहीं? निर्वाचन आयोग के कार्य आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए समझते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, कुछ और बातें इंपॉर्टेंट हैं उसको समझते हैं। संरचना देखिएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका निर्माण संविधान द्वारा किया गया। संविधान द्वारा किया गया है। संविधान द्वारा किया गया। दूसरी बात को समझिएगा। दूसरी बात क्या समझना है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका निर्माण संविधान द्वारा किया गया। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अगली बात लिखिएगा, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है या निकाय है। लिख लीजिएगा। अगली बात, कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, मतलब जो भी पहले पूरा हुआ। बातें समझ में आई? देखिए, जो ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त। देखिए, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, एक दो बात और समझ लीजिएगा। यह जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तथा 2 जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, देखिए सबसे पहले इनकी योग्यता, पहले क्या हुआ करता था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष माना जाता था और चुनाव आयुक्त को, जो अन्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, उनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष माना जाता था। पहले इनकी रिटायर्ड कितना वर्ष होता था? रिटायर्ड 65 वर्ष होता था, लेकिन पहले इनका कितना होता था? 62 वर्ष होता था। मेरी बात को आप गंभीरता से समझिएगा। हम यह कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष, और यह जब सेवानिवृत्त होते थे तो 65 वर्ष पर। जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे, इनको 62 वर्ष पे सेवानिवृत्ति मिलती थी, और यह जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। लेकिन अब यह सारे प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। सारे प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त सभी के वेतन, भत्ते, उम्र सब कुछ सेम कर दी गई है। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में? मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, सभी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष। इसका मतलब क्या है कि जो पहले अन्य चुनाव आयुक्त तो हाई कोर्ट में थे, अब हाई कोर्ट के बराबर इनकी वैल्यू मतलब हटा दिया गया है। अब सभी को क्या माना गया है? सभी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष माना गया है। मतलब इनका वेतन, भत्ते सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होगा। और एक बात को समझिएगा, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, एक कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त में यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद है तो उसको बहुमत, या कोई विवाद या कोई भी मतभेद है तो उसको बहुमत के आधार पर सिद्ध किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को यह निर्वाचन आयोग से रिलेटेड पूरी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हो। और हाँ, इतनी सी मेहनत करने के लिए एक लाइक जरूर बनता है। आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। हाँ, यदि यह पूरा कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई,
चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इंतजार करें अगले वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।